Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. In our previous lecture we discussed about catalysis and shape selective catalysis. Now we are going to discuss enzymes. आज हम enzymes के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं एंजाइम, क्या इनका प्रोसीजर होता है, क्या इनकी मैकेनिज्म होती है, इस बारे में जानेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग एंजाइम्स लेट्स डिस्कस कैटालाइसिस वन मोर टाइम. हम एक बार फिर से जानते हैं कि कैटालाइसिस क्या होता है. एक्चुअली कैटालाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज कैटलिस्ट टू एनहेंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कैटालाइसिस प्रोसेस में हमने क्या किया था, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस लिए थे जो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में एड होने के बाद या जुड़ने के बाद उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की रेट को बहुत तेजी से एनहेंस करते हैं. ऐसे सब्सटेंस को हमने क्या कहा था, कैटलिस्ट कहा था. अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होते हैं, क्या वो हमारे आसपास ही होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है? दैट इज द क्वेश्चन. सो द आंसर इज कि केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं. जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उन सब में भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता रहता है. और यहीं से बात निकल के आती है एंजाइम्स की. हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन्हें एनहेंस करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं. यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं कि एंजाइम्स भी एक तरह के क्या होते हैं, दे आर कैटलिस्ट. ये भी एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल केस के कैटलिस्ट होते हैं. यानी ये सिर्फ हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे. तो मैं यहाँ पर बेसिकली बोल सकता हूँ दैट एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. क्या बोला जा सकता है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से यहां क्या मीनिंग है कि सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होंगे उन्हीं में एज ए कैटालाइटिक एक्शन ये एक्ट करेंगे. ठीक है, अब एंजाइम के बारे में बात करेंगे. कहां से ये एंजाइम वर्ड आया, किस तरह से एंजाइम की शुरुआत हुई, क्या होते हैं एंजाइम. तो देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं. तो हम लिख सकते हैं दे आर प्रोटीन. और कौन से प्रोटीन, मेनली या मोस्टली हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ग्लोब्यूलर प्रोटीन. जी हाँ, कौन से प्रोटीन होंगे ये, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ये एक टाइप के प्रोटीन है जिसके बारे में हम हमारे बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ेंगे. दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है, एंजाइम की अगर बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1833 में ए पायन नाम के एक साइंटिस्ट थे. ही वॉज ए फ्रेंच साइंटिस्ट. इन्होंने सबसे पहले एक पहला कैटलिस्ट खोजा था जिसका नाम था डाईएटेज. यानी मैं बोल सकता हूं हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1833. ए पायन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डाईएटेज एंजाइम. ठीक है, ये पहला एंजाइम था जो किसी साइंटिस्ट ने खोजा था. तो बेसिकली हमने क्या जाना, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन. First scientist A. Payen in 1833 he discovered dietase enzymes. Now, so the definition will be a substance produced by a living organisms. That is important. ऐसा सब्सटेंस जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ उसको प्रोड्यूस कर रहा है. अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंजाइम. तो एक काम करते हैं, हम एंजाइम के बारे में जानने के लिए हम कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस लेते हैं जिसमें एंजाइम यूज होता है. सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे फूड का डाइजेशन. जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारा फूड से हम एनर्जी गेन करते हैं. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, हमें मालूम है कि हमारे फूड का डाइजेशन मेनली कहाँ होता है, इन आवर स्टमक. बायोलॉजी के अंदर आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, दैट इज़ आवर स्टमक. और इस स्टमक के अंदर हमारे फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं और यहाँ पर ही इनका मेन डाइजेशन होता है. डाइजेशन से मीनिंग यहाँ ये है कि ये डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोज होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे. ठीक है, अब क्या होगा, स्टमक के अंदर हमारा फूड मटेरियल मौजूद है ऑलरेडी. क्या ये फूड जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा?
अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो इस फूड का डाइजेशन स्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा। और वो एंजाइम कौन प्रोड्यूस करेगा, देखिए ये स्टमक की वॉल है, स्टमक की जो वॉल है यहाँ से एक सिक्रेशन होगा और उस सिक्रेशन का नाम होगा पेप्सिन एंजाइम। क्या नाम होगा, पेप्सिन एंजाइम। यहाँ ध्यान रखिएगा, एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की जो वॉल है वो काफ़ी स्पंजी होती है, काफ़ी बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है, मोटी लेयर होती है हमारे स्टमक की। इस स्टमक की वॉल से पेप्सिन एंजाइम, नाम में ही क्या आ रहा है, एंजाइम आ रहा है, पेप्सिन एंजाइम रिलीज होगा। हमें मालूम है एक्चुअली में ये होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये HCl जो रिलीज होगा ये फूड को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करने लगेगा, यानी एज ए कैटलिस्ट एक्ट करने लगेगा और फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मेन चीज़ क्या रही, ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ से रिलीज हुआ, हमारे स्टमक की सेल्स ने प्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ स्टमक की वॉल के से, या मैं बोल सकता हूँ स्टमक की सेल्स ने इस पेप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस किया है। सो द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिर वो क्या करेंगे, एक कैटालाइटिक एक्शन शो करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। इस एग्जाम्पल के अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, या सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हम पढ़ें तो हमें मालूम है सुक्रोज इज C12H22O11 और इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एंजाइम चाहिए रहता है इन्वर्टेज एंजाइम। क्या नाम होगा एंजाइम का, इन्वर्टेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। जैसे ही हम इन्वर्टेज एंजाइम मिला देंगे तो हमारा सुक्रोज, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और ये दो डिफरेंट लेकिन सेम केमिकल फॉर्मूला वाले सब्सटेंस रिलीज करेगा और पहला होगा इसमें ग्लूकोज एंड द सेकंड वन विल बी फ्रक्टोज। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमने सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखना चाहें, हमने डाइजेशन ऑफ फूड भी देखा। इसी तरह से जब हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है और इस यूरिया का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है एंड दैट इज यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, अमोनिया रिलीज होगी और साथ के साथ CO2 रिलीज होगी। ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बेसिकली एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। एंजाइम्स क्या हैं, दे आर रिलीज्ड बाय लिविंग सेल्स जो क्या करेंगे, किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को एनहेंस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम्स के अंदर वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसे स्पेशल बनाते हैं। तो देखिए एंजाइम्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आइए जानते हैं अबाउट द characteristics of enzymes. If we talk about the characteristics of enzyme, first one is characteristics of enzyme की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंजाइम्स शो करते हैं, द फर्स्ट वन इज देयर हाईली स्पेसिफिक नेचर। क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए कोई एक एंजाइम, कोई पर्टिकुलर एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस को ही कैटालाइसिस प्रोसेस शो करवाता है या एज ए कैटलिस्ट उसके लिए वर्क करता है। हर किसी एंजाइम को हम हर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम सिर्फ इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज में काम में आता है और यूरिएज एंजाइम सिर्फ यूरिया के अमोनिया में कन्वर्जन में काम में आता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यूरियस एंजाइम को ऊपर वाले प्रोसेस में यूज कर लूं, या हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम इन्वर्टेज एंजाइम को नीचे वाले प्रोसेस में यूज कर लें। क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही क्या करेगा, एनहेंस करेगा उसकी रेट को। हर किसी प्रोसेस में हम इसे यूज नहीं कर सकते। इट मींस दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो दे आर हाईली एफिशिएंट। इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, काफी हाई होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ,
हाईली एफिशिएंट होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम, हम सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल एंजाइम से लाखों सबस्ट्रेट पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एंजाइम्स को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, फिर भी इसका 100% जो कंजम्पशन है वो नहीं होगा। इट मींस ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, only single molecule of enzyme can convert millions of substrate particles into प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा ये लाखों पार्टिकल्स को, और वो भी कुछ ही टाइम के अंदर, मिनट्स के अंदर। इट मींस दे आर हाईली एफिशिएंट इन नेचर। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे एंजाइम्स का, दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ये, और इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे ये बहुत अच्छे से या बहुत प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इनकी एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब इन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑन विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। देखिए, अगर एंजाइम्स को हम बहुत हाई टेम्परेचर देंगे या एंजाइम्स को बहुत लो टेम्परेचर देंगे तो इनका फंक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगा। इट मीन्स दे रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की क्या रेंज होती होगी? तो बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है जनरली 273 केल्विन से 310 केल्विन तक एंजाइम्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 310 केल्विन होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी और एंजाइम्स उसमें बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, दैट इज ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच, अगेन हमारे जो एंजाइम्स होते हैं दे आर पीएच सेंसिटिव। हम हाईली एसिडिक मीडियम में या हाईली बेसिक मीडियम में अगर एंजाइम्स को यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, या कहीं ना कहीं इनका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली दे आर पीएच सेंसिटिव एंड दे कैन वर्क ओनली एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीएच, और ये पीएच कितनी होगी? 5 to 7.5। ये वो पीएच रेंज है, यानी कि ना तो हाईली एसिडिक और ना ही हाईली बेसिक। स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक मीडियम में हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये इन एंजाइम्स के ऊपर कोफैक्टर्स या जो हमारे को एंजाइम्स होते हैं उनका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। को एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम की हेल्प करने वाले फैक्टर्स, इन्हें हम प्रोमोटर्स भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। कुछ कॉपर आयंस, सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये कुछ ऐसे आयंस होते हैं, अगर इन्हें एंजाइम के साथ अटैच कर दिया जाए तो ये आयंस एंजाइम की एफिशिएंसी को और बढ़ा देते हैं, यानी एंजाइम्स और अच्छे से अब फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स को एंजाइम्स की प्रेजेंस में या प्रोमोटर्स की प्रेजेंस में हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। एंड लास्ट थिंग इज इनहिबिटर्स, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं या पॉइजनर्स क्या होते हैं? इनको हम पॉइजनर्स भी बोल सकते हैं। पॉइजनर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम के फंक्शन को रोक दें, उसे इनहिबिट कर दें, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें पॉइजनर्स या इनहिबिटर्स कहेंगे। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या हार्मफुल होते हैं एंजाइम्स के लिए? तो ऐसा नहीं होता। एंजाइम्स को कई बार हमें रोकना भी पड़ता है, जिसके लिए हमें इनहिबिटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। कई बार एंजाइम्स को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। दे आर रिलीज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो अब हम एंजाइम की मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मैकेनिज्म के अगर बारे में हम बात करें तो एक्चुअली में ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है? इट फॉलोज की लॉक मैकेनिज्म। आपने पहले भी कई क्लासेस में पढ़ा होगा कि की लॉक मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए, हमें मालूम है एक पर्टिकुलर लॉक के लिए, एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक स्पेसिफिक की ज़रूरत होती है और उसी की से हम उस जो ताला है उसको हम अनलॉक कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और की से वो अनलॉक नहीं हो पाएगा। हमने एंजाइम के बारे में क्या पढ़ा? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये? नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर एंजाइम, कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को ही एनहेंस करेगा। इसी तरह से की लॉक सिस्टम भी क्या होता है? दे आर स्पेसिफिक। एक की के लिए एक लॉक होता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो की लॉक मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक शेप वाले एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। सपोज कीजिए ये एक स्पेसिफिक शेप वाला एंजाइम है, दैट इज द स्पेसिफिक शेप ऑफ एन एंजाइम। इस तरह से इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इस स्पेसिफिक एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये वाली साइट इस एंजाइम की एक्टिव साइट कहलाती है, दैट इज द एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम, एंड द अपोजिट साइड विल बी नोन एज एलोस्ट्रिक साइट। एलोस्ट्रिक साइड जहां पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा, दैट इज एलोस्ट्रिक साइड, और एक्टिव साइड यानी जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइड। इसे बाइंडिंग साइट भी कहा जा सकता है। देखिए, ये एक्टिव साइट हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको प्रोवाइड कराता है? उस सबस्ट्रेट को, जिसको किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब क्योंकि ये एक स्पेसिफिक शेप का है, हमारे एंजाइम का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप है, तो इसके लिए सबस्ट्रेट भी कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक शेप का होना चाहिए। तो मैं कुछ सबस्ट्रेट आपके सामने बना रहा हूं। पहला सबस्ट्रेट हमने ये बनाया, दैट इज आवर फर्स्ट सबस्ट्रेट, ठीक है। सेकंड सबस्ट्रेट में आपके सामने कुछ इस तरह से बना लेता हूं, इस तरह से, दैट इज आवर सेकंड सबस्ट्रेट। और थर्ड सबस्ट्रेट में आपके सामने कुछ इस तरह से बना लेता हूं। अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज आवर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वो शेप है, ये सबस्ट्रेट्स हैं 1 2 3 जो क्या होने वाले हैं? किसी एंजाइम पर अटैच होने वाले हैं और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से वो कौन सा शेप आपको नजर आ रहा है जो इस पर्टिकुलर एंजाइम में ठीक से एडजस्ट हो सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा सबस्ट्रेट नंबर 2 का शेप हमें ऐसा लग रहा है कि ये आराम से आकर के इस एंजाइम पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहीं से हमें पता चला कि नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। तो क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट है ये धीरे धीरे आकर के कहां अटैच होना शुरू होगा? एंजाइम की सरफेस पर। कौन सी सरफेस? एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट पे आकर के ये अटैच होगा। और जैसे ही ये इस पर अटैच हो जाएगा वैसे ही क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अटैच्ड होंगे, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो किस तरह से दिखेगा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स? देखिए ध्यान से, ये हमारा एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइट पे अब कौन आकर के अटैच हो गया है? हमारा सबस्ट्रेट एक्यूरेटली एडजस्ट हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे किसी पर्टिकुलर लॉक में उसकी की बिल्कुल ठीक तरह से एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह से दैट इज आवर सबस्ट्रेट और दैट इज आवर एंजाइम, दोनों एक दूसरे के शेप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एडजस्ट हो गए। इसी को हम क्या बोलेंगे? ES कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करना शुरू करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा जिससे ये सबस्ट्रेट तेजी से एक्टिवेट होगा और धीरे धीरे क्या किस में कन्वर्ट होने लगेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। और कुछ टाइम के बाद ये इस एंजाइम की सरफेस को वापस से क्या करेगा? छोड़कर चला जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा एंजाइम का सरफेस, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं और हमारा सबस्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंजाइम की सरफेस फिर से खाली है, फिर से इस पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, फिर से ये सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करेगा, अपनी सरफेस प्रोवाइड करवाएगा और फिर से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम एंजाइम को रीयूज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में मैकेनिज्म है जो फॉलो की जाती है एंजाइम या बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम की लॉक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मैकेनिज्म के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।